हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एससीएन एजुकेशन पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था हिमांक में अवनमन, और आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं परासरण, परासरण के प्रकार, परासरण दाब। तो परासरण क्या होता है, इसको आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों। परासरण क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो परासरण को समझने के लिए हमें आवश्यकता होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली की। अब बात आती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को समझने से पहले हमें झिल्ली वर्ड समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? झिल्ली। तो सबसे पहले हम झिल्ली पर ही डिस्कस करेंगे। तो झिल्ली क्या होती है? किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं बच्चों? झिल्ली कहते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। और झिल्लियां होती हैं बच्चों तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। जैसे पारगम्य झिल्ली, और दूसरी अपारगम्य झिल्ली, तीसरी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है? पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलयन के सभी प्रकार के कण पार निकल जाते हैं। पारगम्य का मतलब ही हो गया कि उसमें से विलयन के सभी प्रकार के कण पार निकल जाते हैं। जैसे कि तुम्हारा चाय छानने की जो चलनी होती है, उसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण क्या हो जाते हैं बच्चों? पार हो जाते हैं। ऐसे ही एक होती है अपारगम्य झिल्ली। तो अपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण पार नहीं निकल पाते। दोनों के कण पार नहीं निकल पाते। क्या कहलाती है वो? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कि तुम्हारे बर्तन, जैसे क्या होते हैं? बर्तन, बर्तन में से ना विलेय के कण निकल पाते हैं बाहर, और ना विलायक के कण निकल पाते हैं बाहर। तीसरी होती है बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को तो पार निकलने देती है, परंतु विलेय के कणों को पार नहीं निकलने देती। वो कहलाती है बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की हमें आवश्यकता होती है किसमें? परासरण में। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पित्ताशय होता है, सेलोफेन होता है, कोलोडियन होता है, जंतुओं और वनस्पति कोशिकाओं के आवरण होते हैं, अंडे का कवच होता है, अंगूर का कवच होता है, किशमिश का कवच होता है। ये सभी बच्चों क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे अच्छी जो कृत्रिम झिल्ली है वो है बच्चों कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। किसकी है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। एक कैल्शियम फॉस्फेट की भी झिल्ली होती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के। तो सबसे पहले हम झिल्ली को समझें, उसके बाद किसको समझेंगे? परासरण को, फिर परासरण के प्रकार, फिर परासरण दाब। तो आइए शुरुआत करते हैं झिल्ली से। सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों? झिल्ली। इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन। तो लिखेंगे किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्ली कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक जो है पारगम्य। पारगम्य झिल्ली।
पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों परमिएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जो विलयन के सभी प्रकार के कणों को पार निकल जाने देती है। पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली यानी ऐसी झिल्ली जो विलयन के सभी प्रकार के कणों को पार निकल जाने देती है। क्या कहलाती है बच्चों? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कि आपके चाय छानने की जो चलनी होती है वो क्या होती है? पारगम्य झिल्ली। विलयन के सभी प्रकार के कण, अब विलयन के सभी प्रकार के कण क्या होते हैं? विलय और विलायक के कण, विलय और विलायक के कण। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें से ना तो विलय के कण पार निकलते हैं और ना ही विलायक के। ऐसी झिल्ली जो विलय और विलायक दोनों के कणों को पार नहीं निकलने देती है। अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अपारगम्य झिल्ली। इसके बाद जिसकी हमें आवश्यकता है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और शॉर्ट में बच्चों इसको हम लिख देते हैं एसपीएम। क्या लिख देते हैं? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को तो पार निकलने देती है परंतु विलय के कणों को पार नहीं निकलने देती, क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्लियां जो विलायक के कणों को
पार निकलने देती हैं परंतु विलेय के कणों को पार नहीं निकलने देती हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों, जैसे जंतुओं और वनस्पति कोशिकाओं के आवरण और आपका जो है पित्ताशय सेलोफेन कोलोडियन और आपका कोलोडियन के बाद किशमिश का आवरण है। ऐसे ही आपका अंडे का आवरण है। और सबसे अच्छी जो झिल्ली होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है बच्चों। किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करें बच्चों। इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाते हैं पराशरण क्या होता है। आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों पराशरण पर। किस पर? पराशरण क्या होता है? पराशरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक करके रखा जाता है, तो जो कम सांद्रता वाला जो विलयन होता है उसमें उपस्थित विलायक के जो कण होते हैं वो सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। इस गति को ही हम क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पराशरण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई पात्र है बच्चों, ये कोई पात्र है और इसमें बच्चों हमने यहां लगा दी एक एसपीएम। बच्चों एसपीएम का मतलब समझ ही गए होंगे बच्चों, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहां
भर लिया हमने तनु विलयन, तनु विलयन, और इधर भर दिया बच्चों सांद्र विलयन। कैसा विलयन? सांद्र विलयन। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि तब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। और इस गति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। इस घटना को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण गति करते हैं। इस गति को ही परासरण कहते हैं। समझ में आया होगा बच्चों कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण गति करते हैं, और इस गति को ही क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं बच्चों। तो ये है परासरण की परिभाषा आपकी। क्या कहें बच्चों? परासरण की। अगर हमें परासरण दाब देखना है तो यहाँ जो ये विलायक के पार्टिकल्स इस सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई पिस्टन लगा दें। क्या लगा दें बच्चों? पिस्टन। और पिस्टन से एक अतिरिक्त दाब आरोपित कर दें जिससे कि परासरण की क्रिया रुक जाए। जिससे क्या हो जाए? परासरण की क्रिया रुक जाए। तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? परासरण दाब कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो परासरण जो होता है, सबसे पहले हम परासरण के प्रकार पढ़ेंगे कि परासरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। एक अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। तो परासरण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। एक अंतः परासरण और दूसरा बाह्य परासरण। तो लिखते हैं पहले परासरण 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला है अंतः परासरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं
एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। तो अंतःपराशरण क्या होता है? देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना कोई ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता क्या हो बच्चों, अधिक हो, और बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, कम हो। तब जो विलायक के कण है वो बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतःपराशरण। बाहर से अंदर की ओर जब गति होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, अंतःपराशरण कहेंगे। जैसे किशमिश को किस में डाल दिया जाए बच्चों, पानी में, तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। अब किशमिश फूलती क्यों है? क्योंकि जो किशमिश का जो आवरण है वो किसका काम कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब जब पानी में हमने उसको डाल दिया तो विलायक के जो पार्टिकल्स हैं वो सांद्र विलयन की ओर ही तो गति करेंगे, क्योंकि किशमिश के अंदर जो विलयन भरा हुआ है वो सांद्र है, तो और बाहर जो है वो शुद्ध जल है। तो जब जल के पार्टिकल्स उसके अंदर जाएंगे तो वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःपराशरण कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम कि अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता अधिक हो और बाहर विलयन की सांद्रता कम हो, तो विलायक के कण बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं। इस गति को ही अंतःपराशरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल, किशमिश को पानी में डालने पर वह क्या हो जाती है बच्चों, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। जब हम किशमिश को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगी। किशमिश को पानी में डालने पर वह क्या हो जाती है बच्चों, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं बाह्य पराशरण। तो बाह्य पराशरण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सो ऑस्मोसिस। तो बाह्य पराशरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता कम हो और बाहर विलयन की सांद्रता बच्चों क्या हो, अधिक हो। तब जो विलायक के कण हैं वो अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। इस गति को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य पराशरण कहते हैं। जैसे अंगूर को यदि हम चाशनी में डाल दें तो अंगूर क्या हो जाएगा बच्चों, पिचक जाता है, क्योंकि अंगूर के अंदर जो विलयन है वो तनु होता है और बाहर चाशनी की जो सांद्रता है वो अधिक होती है। ऐसे ही अंगूर को अगर हम नमक के घोल में डाल दें तो भी वो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, पिचक जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। तो अंगूर को चाशनी में डालने पर बच्चों को क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल्स है, बाह्य परासरण का। किसका है, बाह्य परासरण का। तो इसको लिख लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बना एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता कम हो और बाहर विलयन की सांद्रता अधिक हो, बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो विलायक के कण क्या करेंगे बच्चों, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता क्या हो, कम हो, और बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो विलायक के कण अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। इस गति को ही बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अंगूर को चाशनी में डालने तो समझ में आया होगा बच्चों कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बना एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता क्या हो, कम हो, और बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो विलायक के कण अंदर से बाहर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इस गति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे अंगूर को चाशनी में डालने पर, या फिर अंगूर को हम नमक के घोल में डाल सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका परासरण। क्या था, परासरण। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि परासरण क्या होता है, कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक रखा जाता है, तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इस गति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब परासरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। तो अंतः परासरण क्या होता है, कि जब कोई अर्धपारगम्य झिल्ली से बना कोई ऐसा तंत्र हो जिसके अंदर की सांद्रता ज्यादा हो और बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, कम हो, तो विलायक के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर से अंदर की ओर गति करेंगे, और तब उसे हम क्या कहेंगे कि अंतः परासरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतः परासरण। जैसे हम अंगूर को किशमिश को किस में डाल दें बच्चों, पानी में डाल दें। किशमिश को किस में डाल दें, पानी में डाल दें, तो पानी के कण अंदर जाते हैं किशमिश के, इसलिए वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। और अब बात करते हैं बाह्य परासरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर की सांद्रता क्या हो बच्चों, कम हो, और बाहर विलयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो अंदर से जो है बाहर की ओर विलायक के पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं, और इस गति को हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे हम किशमिश है, अंगूर है, क्या है, अंगूर, तो अंगूर को हम चाशनी में डाल दें। किस में डाल दें, अंगूर को चाशनी में डाल दें, तो अंगूर क्या होता है बच्चों, पिचक जाता है, क्योंकि जो विलायक के पार्टिकल्स हैं वो अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, इसीलिए अंगूर क्या होता है बच्चों, पिचक जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि परासरण दाब क्या होता है, उसके बारे में।
तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों परासरण दाब की। किसकी? परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे? पाई से। तो परासरण दाब होता क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये कोई पात्र है और इसमें बच्चों हमने बीच में लगा दिया एसपीएम। क्या लगा दिया बच्चों? बीच में एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है बच्चों। और यहां पर हमने भर दिया बच्चों इसमें शुद्ध जल। क्या भर दिया बच्चों? शुद्ध जल। ये है आपका जल। और इधर भर दिया हमने बच्चों विलयन। इधर क्या है बच्चों? ये विलयन है आपका। तब जो विलायक के पार्टिकल्स है बच्चों वो जल से किसकी ओर गति करेंगे? विलयन की ओर। और इस गति को रोकने के लिए इस विलयन पर एक अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाएगा। वो दाब किसके द्वारा आरोपित किया जाएगा? एक पिस्टन लगा करके बच्चों। जैसे मान लिया कि यहां तक तो ये आपका विलयन है। अब इसके बाद यहां पे बच्चों एक पिस्टन लगा दी जाएगी, ये पिस्टन। और ये पिस्टन से इस पर क्या किया जाएगा? दाब आरोपित। और जब दाब आरोपित करके इस परासरण की क्रिया को रोक दें, यानी जितना बाहरी दाब हम लगाएंगे जिससे कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, उसी दाब को बच्चों क्या कहते हैं? हम परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब। यानी कि जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन से पृथक रखते हैं तो विलायक के पार्टिकल्स जो है विलयन की ओर गति करते हैं। इस गति को तो हम कहते हैं बच्चों परासरण। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों कि जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन से पृथक रखा जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर
गति करते हैं, गति करते हैं। इस गति को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब नई लाइन से लिखेंगे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर जितना अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? पाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन से पृथक रखा जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करते हैं। विलायक के कण विलयन की ओर क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। इस गति को क्या कहते हैं हम? परासरण कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं हम? परासरण कहते हैं। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये परासरण और परासरण के प्रकार और परासरण दाब आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ना था। तो इसके बाद अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समपराशरी विलयन, अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करा सकें बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।